द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं जैनेंद्र कुमार की लिखी कहानी ब्याह। बड़े भाई के बाद अब घर का बोझ मुझ पर पड़ा, लेकिन मुझे इसमें दिक्कत नहीं हुई। सेशन जज हूँ, 700 रुपये मासिक पाता हूँ और घर में मुकाबले को कोई नहीं है। माँ सेवा और आज्ञानुसारण के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानती, और पत्नी जितनी ही कम शिक्षिता है उतनी ही ज़्यादा प्रति प्राण है। किंतु भाई साहब, जिसे अपने अंतिम समय में खास तौर से बोझ बताकर मुझे सौंप गए, इसके संबंध में मुझे अवश्य सतर्क और चिंतित रहना पड़ता है। ललिता मैट्रिक पास करने के साथ अपना 16वां साल पार कर चुकी है। भाई साहब अपने जीवन काल में इसे जहाँ तक हो वहाँ तक पढ़ाना चाहते थे। शायद कारण यह हो कि खुद बहुत कम पढ़े लिखे थे, किंतु आखिरी समय आश्चर्य है, उन्होंने ललिता की शिक्षा के बारे में तो कुछ हिदायत ना दी। कहा तो ये कहा कि देखो, ललिता का ब्याह जल्दी कर देना, मेरी बात मत टालना। अब भाई साहब की अनुपस्थिति में ललिता को देखते ही उनके उपयुक्त शब्द बड़ी बेचैनी के साथ भीतर विद्रोह करने लगते हैं। मैं उन्हें भीतर ही भीतर खूब उलटता पलटता हूँ, जानना चाहता हूँ ये क्यों कहा, मेरा क्या कर्तव्य है। ललिता को बड़ी जिज्ञासा, बड़ी चिंता से देखता हूँ। शायद उन शब्दों का ललिता के व्यक्तित्व से कोई सामंजस्य है। फिर रह रहकर ये बात मन में आती है, संभव है भाई साहब ने समझा हो मैं पीछे ललिता को ठीक प्यार, संभाल और अपनेपन के साथ नहीं रख पाऊंगा, और इसलिए ऐसा कहा हो। जब ये बात मन में उठती है तो भाई साहब पर बहुत क्रोध आता है। उन्होंने बेभरोसे का आदमी समझा, जैसे उनका सगा, उन्हीं का पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया नहीं हूँ। परंतु ऐसी बात सोचकर मैं ललिता के ब्याह के बारे में व्यग्र और उद्विग्न नहीं हो उठता। सोचता हूँ भाई साहब की मंशा पूरी करने का काम अब मुझ पर है। ललिता को खूब पढ़ाऊंगा और खूब धूमधाम से उसका विवाह करूंगा। दिया लेकर ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो दुनिया में एक हो। हमारी ललिता ऐसी जगह जाएगी कि भैया स्वर्ग में खुशी से फूल उठेंगे, पर जल्दी नहीं। इस तरह ललिता का पढ़ना जारी रहा है। बीए में पहुंचेगी तब कहीं ब्याह की बात सोचूंगा। ललिता भी हमारे घर में एक अजीब लड़की है, कुछ समझ में नहीं आता, जाने कैसे मैट्रिक फर्स्ट क्लास में पास कर गई। जब पढ़ने में इतनी होशियार है तब व्यवहार में क्यों इतनी अल्लड़ है। उसे किसी बात की समझ ही नहीं है। लोग कुछ कहें कुछ समझे, जो मन में समाया उसे वह कर ही गुजरती है। नौकर हो सामने और चाहे अतिथि बैठा हो, उसे जोर की हंसी आती है तब वह कभी उसे ना रोक सकेगी। गुस्सा उठेगा तब उसे भी बेरोक निकाल बाहर करेगी, सबके सामने बेहिचक मुझे, चाचा को चूमकर प्यार करने लगती है। और मेरी ही तनिक सी बात पर ऐसा तनक उठती है कि बस। हंसती तो वह खूब है, गुस्सा तो उसका 8वां हिस्सा भी नहीं करती होगी। हाँ, जब करती है तब करती ही है, फिर चाहे कोई हो कुछ हो। मैं चाहता हूँ वह कुलशील का, सभ्यता शिष्टता का, अदब कायदे का, छोटे बड़े का व्यवहार में सदा ध्यान रखे, पर उससे इन सब बातों पर निबंध चाहे मुझसे भी अच्छा लिखवा लो, इन सब का वे ध्यान नहीं रख सकती। नौकरों से अपनापन जोड़ेगी, हमसे जैसे बची बची रहेगी। सहपाठियों और अंग्रेजी जानने वालों से हिंदी के सिवा और कुछ ना बोल सकेगी, पर नौकरों और देहातियों से अंग्रेजी में ही बोलेगी। नौकरों को तो कभी कभी अंग्रेजी में 5-5 मिनट के लेक्चर सुना देती है, मानो दुनिया में यही उसकी बात को हृदयगम करने वाले हों। समकक्षियों और बड़ों में घोर गंभीर और गुमसुम रहती है, जैसे सिर में विचार ही विचार हैं, जवाब नहीं है। छोटों में ऐसी खिली खिली और चहकती फिरती है जैसे उनका सिर खाली है, कतरने को बस जबान ही है। मिश्रानी को बहुत ही तंग करती है, पर मुश्किल यह है कि मिश्रानी को इस बात की बिल्कुल शिकायत नहीं है।
इस कारण मुझे उसको डांटते धमकाने का पूरा मौका नहीं मिलता। वह बेमतलब चौके में घुस जाती है, कभी उंगली चला लेती है, कभी नमक अपने हाथ से डालने की जिद करके दाल में अधिक नमक डाल देती है। आटा सानते सानते जब बहा बहा फिरने के लायक हो जाता है, तब मिश्रानी से सहायता की प्रार्थना करती है और मिश्रानी उसके दाएं कान को हंसते हंसते अपने बाएं हाथ से जरा टेढ़ा तिरछा करके आटा ठीक कर देती है। मालकिन के मुलायम कानों को मसलने का जब अधिकार संयोग मिले, तब उस अफसर को मिश्रानी जी जानबूझकर क्यों खोए। उन्हें दिख होना पड़ता है तो हो, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। जैसे जहाँ जाएगी वहाँ इसे रोटी ही बनानी पड़ेगी, फिर क्यों फिजूल ऐसे कामों में हाथ डालती है। यह तो होता नहीं कि टेनिस का अभ्यास बढ़ा ले, शायद उसी में चमक उठे और अखबारों में नाम हो जाए। क्या ताज्जुब, कोई कप ही मिल जाए। इसलिए मैं उसे काफ़ी गुरु मुद्रा के साथ धमका देता हूँ, पर वही जवाब दे देती है। अगर मेरी निज की लड़की इस तरह मुझे जवाब देती तो मैं थप्पड़ से उसका मुंह लाल कर देता। फिर ललिता के मुंह से जवाब सुनकर ना मुझे ज़्यादा गुस्सा होता है, ना बहुत अचरज। गुस्सा होता भी है तो मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। मेरे समीप वह भाई साहब की स्मृति है, उसकी प्रतिमूर्ति है। इसलिए उसका जवाब सुनकर मैं चुप रह जाता हूँ। यह लड़की जरा भी दुनिया नहीं समझती। वह समझती यह है कि उसकी कोर्स की किताबों में उसके कल्पना क्षेत्र में ही सारी दुनिया बंद है। उससे बहस कौन करे, कुछ समझती ही नहीं। करे अपनी जी का। पर डिक हमारे जिले के डिप्टी कमिश्नर का लड़का है। अभी 1 वर्ष से विलायत से आया है। ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है। पिता ने हिंदुस्तान देखने के लिए बुलाया है। पिता की राय है डिक ICS में जाए। बड़ा अच्छा है। डिक को घमंड नाम को भी नहीं है। बड़ा मृदुभाषी, सुशील, शिष्ट, ये हर तरह से सुंदर जचता है। लेकिन ललिता तो डिक से सदा दूर दूर रहती है। यह नहीं कि उससे बोलती नहीं, मौके पर खूब बोलती है, पर उस बोलने को बीच में लाकर ही वे अपने और डिक के बीच अनुलंघनीय अंतर डालने का उपक्रम करती रहती है। डिक से ही सुना है, यह भी जानता हूँ कि डिक इस अंतर को जितना ही अनुलंघनीय पाता है, उतना ही देखता है कि एक अनिश्चित चाह उसे और विवशता से चाबुक मार मार कर भड़का रही है। इधर ललिता में एक अंतर देख पड़ने लगा है। एक और हंसना एकदम कम हो गया है। दूसरी ओर वक्त बेवक्त पढ़ना लिखना होने लगा है। अब वे बहुत पढ़ती है, मानो जी उचाट रहता हो, और उसी को जबरदस्ती लगाए रखने के लिए ये सब प्रयत्न और प्रपंच किए जाते हों। इधर एक खबर डिक के बारे में भी लगी है। कुछ दिनों से उसने एक हिंदी ट्यूटर लगा लिया है और हिंदी प्रवेशिका के पहले भाग को खत्म कर डालने में दत्तचित है। ये लक्षण बड़े शुभ मालूम होते हैं। दोनों में कुछ खटपट हो गई है। एक दूसरे को नज़दीक लाने में कलह की उन छोटी छोटी बातों से अचूक और अमोध चीज कोई नहीं। मालूम होता है ललिता ने अपनी झिड़की से डिक को ठीक मार्ग दिखा दिया है। इसी से डिक उस पर चलने की तैयारी कर रहा है। इतना सब कुछ समझने पर भी ललिता की ओर से मुझे डर ही लगा रहता है। मालूम नहीं उसके जी में कब क्या समा उठे। मालूम नहीं वे किस किस लोक में रहती है, किस प्रणाली से सोचती है। उसके जी का भेद मैं नहीं समझ पाता। मैं कचहरी से आकर पूरे कपड़े तक नहीं उतार पाया कि ललिता बेधड़क मेरे कमरे में आकर अपनी मेज की शिकायत करने लगी। चाचा जी, मैंने कितनी बार आपसे मेज ठीक करवा देने के लिए कहा है, आप ध्यान ही नहीं देते। यह कैसी बात है? मैं जानता हूँ मुझसे कई बार कहा गया है, फिर भी मैंने कहा अच्छा अब मैं करवा दूंगा। कब से अच्छा ही अच्छा हो रहा है, अभी करवा के दीजिए। अभी? अच्छा अभी सही। सही वही नहीं, मैं अभी करवा लूंगी। आप तो यूं ही टालते रहते हैं। अब नहीं टालूंगा बस। नहीं। अरे अभी मिस्त्री काम से लौटे होंगे, अभी कौन मिलेगा?
मिस्त्री 10 मिल जाएंगे। मिल जाए तो लगा लूं? हाँ हाँ लगा लो। यह कहकर उसे टाला, कपड़े उतारे, हाथ मुंह धोया और अखबार लेकर इजी चेयर पर पड़ गया। कुछ देर बाद खुटखुट की आवाज कानों में पड़ी। नेशन के अग्रलेख का तर्क मुझे ठीक नहीं लग रहा था। उसे पढ़ते पढ़ते ऊंघ सी आने लगी थी। तभी खुटखुट का शब्द सुनकर अंदर पहुंचा। क्या है ललिता? कहता हुआ मैं उसके कमरे में चला गया। देखा, एक बड़े ही काम में लगा है। आपने कहा था ना कि मिस्त्री को काम में लगा लेना। कहा था तो कहा होगा, पर मुझे उसकी याद नहीं थी। बोला, तो तुम लपक कर उसे बुला भी लाई, मानो तैयार ही बैठा था। नहीं नहीं, जाते देखा, बुला लिया। दिन भर काम करके घर लौट रहा होगा, सो तुमने बुला लिया। बेचारे मजदूर पर कोई दया नहीं करता। तुम्हारा क्या होगा? कोई बेकार थोड़े ही है, उजरत भी तो दी जाएगी। यह तो इसमें खुशी होगा। मुड़कर उसने मिस्त्री से पूछा, क्यों बाबा? मिस्त्री बूढ़ा सिख था। बड़ी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। सफ़ेद ही साफा था। आंखों में स्नेह और दीनता का रस था। ललिता का प्रश्न सुनकर उसने ऐसे देखा मानो उसकी आंखों में की दीनता और स्नेह एकदम छलक आए हैं। ललिता सिहर सी लहरा दी। उसने कहा, नहीं बेटी, मुझे सवेरे से कोई काम नहीं मिला। मेरा घर यहाँ नहीं है, बहुत दूर है। पेशावर तुमने सुना होगा, उसके पास अटक है। अटक के पास मेरा घर है। दरिया सिंध इसको छू कर बहता है। मैं यहाँ आज ही आया हूँ। काम ना मिलता तो जाने मेरा क्या होता। दरिया सिंध के किनारे वाले हिंदुस्तान के छोर पर के गांव से यह बुढ़ा सिख नर्मदा के किनारे के हिंदुस्तान के बीचों बीच बसे हुए इस होशंगाबाद में इस प्रकार बेपैसे किस आफत का मारा आ पहुंचा, यह सब जानना मुझे आवश्यक ना जान पड़ा। अब ललिता ने कुरेद कुरेद कर उसकी कहानी पूछी। मैंने भी सुनी। जब वे बुढ़ा नहीं था, जवान था, तब की बात है। दरिया में बाढ़ आ गई, झोपड़ा बह गया, खेत डूब गए। वह, उसकी घरवाली और उसका एक छोटा लड़का, इन तीनों ने एक दूर गांव में जाकर आश्रय लिया। पर खाए कहाँ से? जो थोड़ा बहुत नगद बाढ़ के मुंह से बचाकर ले आ सके थे, उससे ही बैठकर कब तक खाएंगे। ऐसी ही चिंता के समय उसे एक तरकीब सुझाई गई। मद्रास चला जाए तो वहाँ बहुत आदमियों की ज़रूरत है। खूब तनख्वाह मिलती है और सहूलियतें हैं। खूब आराम है। थोड़े ही दिनों में मालामाल होकर लौट सकेगा। मद्रास पहुँचा। वहाँ से फिजी। घर से निकलने पर यह सब उसके बस का नहीं रह गया था कि वह फिजी ना जाए। तब फिजी ना जाता तो शायद जेल जाना पड़ जाता। ताज्जुब नहीं, जान से हाथ धो बैठने का मौका आ जाता। फिजी में काम किया, पीछे से वहाँ कमाने का मौका हो सकता था। पर बच्चे की, घरवाली की याद ने वहाँ रहने ना दिया। जहाज के टिकट भर का पैसा पास होते ही वह चल दिया। मद्रास आया। आरी और बसूलों की सहायता से उसने मद्रास में 1 महीने तक अपना पेट भरा और उनसे ही 1 महीने में बम्बई जाने तक का किराया जुटाया। बम्बई में जैसे तैसे पेट तो भर सका। लाख कम खाने, 1000 ज़्यादा करने पर भी वह ऊपर से कुछ न जुटा सका। आखिर लाचार बेटिकट चल दिया। होशंगाबाद में टिकट वालों ने उतार दिया। वहाँ से वह अपने औजार संभाले चला आ रहा था। बहुत समझो, उसकी वे पूंजी रेल वालों ने छोड़ दी। कहानी सुनकर बूढ़े पर दया करने को मेरा जी चाहा। पूछा, ललिता, इसे कितने में तय किया था? ठहराया तो कुछ नहीं। नहीं ठहराया? नहीं। अच्छा, जो ठहराया जाए उससे 1 आना ज़्यादा देना। मुझसे अच्छा कहकर सिख से उसने पूछा, बाबा तुम यहाँ रहोगे? ना बेटी। क्यों बाबा? घर तो अपना नहीं है, पर क्या छोड़ा जाता है? फिर बच्चे को कब से नहीं देखा, 20 साल हो गए। बाबा क्या पता वह मिलेगा ही।
20 बरस थोड़े नहीं होते। हाँ, क्या पता, पर मैंने अपने हिस्से की काफ़ी आफत भुगत ली है। परमात्मा अब इस बुढ़ापे में उसका बचा कुचा नहीं छीन लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है, वह मुझे जरूर मिलेगा। हाँ, उसकी माँ तो शायद ही मिले। ललिता के ढंग से जान पड़ा वे इतनी थोड़ी सी बात करके संतुष्ट नहीं हुई। वे उस बुड्ढे से और बात करना चाहती है, पर मुझे तो स्वयं वृथा नहीं गंवाना था। मैं फिर एक आना ज़्यादा देने की हिदायत देकर चला गया। यह बुड्ढा तो धीरे धीरे मेरे घर से हिलने लगा। ज़्यादातर घर पर दिखता, किसी न किसी चीज़ को ठीक करता। उसने घर के सारे बक्सों को पॉलिश से चमकाकर नया बना दिया। नई नई चीज़ें भी बहुत सी बना दी। वह ललिता का विशेष कृपा पात्र था और ललिता उसकी विशेष कृतज्ञता पात्र थी। उसने एक बड़ा सिंगारदान ललिता को बनाकर ललिता को दिया और केश बॉक्स में मेरे लिए हेड स्टैंड, खूंटियाँ वगैरह चीज़ें बना दी। मैंने भी समझा कि वह अपने लिए इस तरह खामखा मजदूरी बढ़ा लेता है। चलो, इसमें गरीब का भला ही है, लेकिन हर एक चीज़ की हद होनी चाहिए। गरीब की भलाई की जहाँ तक बात है वहाँ तक तो ठीक, पर उनसे दोस्ती सी पैदा कर लेना, उसको अपना ही बना बैठना, यह भी कोई बुद्धिमानी है। पर अल्लड़ ललिता ये कुछ नहीं समझती। उसका तो अब ज़्यादा समय उस बुड्ढे से ही छोटी मोटी चीज़ें बनवाने में और उससे बातें करने में बीतता है। मैं यह भी देखता हूँ कि बुड्ढा दीनता और उम्र के अतिरिक्त और किसी बात में बुड्ढा नहीं है। बदन से खूब हट्टा कट्टा है, खूब लंबा चौड़ा है। दाढ़ी मूछों से भरा हुआ उसका चेहरा एक प्रकार की शक्ति से भरा है। यह मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने उसे एक दिन बुलाकर कहा, बुड्ढे, अब गांव कब जाओगे? गांव? कैसे जाऊंगा जी, कैसे जाऊंगा गांव? क्यों? जी देखो, थोड़ी बहुत मदद की ज़रूरत हो तो मैं कर दूंगा, पर तुम्हें अब अपने बच्चे के पास जाना चाहिए और यहाँ जब काम होगा बुला लूँगा, और तुम्हारा फिजूल आना जाना ठीक नहीं है। बुड्ढा इस पर कुछ नहीं बोला, मानो उसे स्वीकार हो। उसके बाद वे घर पर बहुत कम दिखता। एक बार आया तब मैंने जवाब तलब किया, बुड्ढे क्यों आए, क्या काम है? जी बिटिया ने बुलाया था। बिटिया? कौन बिटिया? वही आपकी। देखो बुड्ढे, गुस्ताखी अच्छी नहीं होती। इस पर बुड्ढा बहुत कुछ गिड़गिड़ाया। गुस्ताखी नहीं जी, गुस्ताखी। और उसने बहुत सी शपथें खाकर विश्वास दिलाया कि वे कभी अपने को हमारे बराबर नहीं समझ सकता। आप तो राजा हो, हम किंकर नाचीज हैं, और वह तो मालकिन है, साक्षात राजरानी है। आदि और अंत में धरती पर माथा टेक कर वह चला गया। बुड्ढे की ओर से मुझे मुक्ति मिली, पर उसी रात को मेरे पास आया डिक। उसने बताया कि वह हिंदी शिक्षावली 2 भाग खत्म कर चुका है। वह और भी जो ललिता की आज्ञा हो करने को तैयार है। वह अब जल्दी ही इंग्लैंड वापस चला जाएगा, पर ललिता के बिना कैसे रहेगा? उसने अपने पैसे के, अपनी योग्यता के, अपनी स्थिति के, अपने बड़प्पन के वर्णन संक्षेप में पेश किए, अपना प्रेम बताया और उसके स्थायित्व की शपथ खाई। इस तरह अपना संपूर्ण मामला मेरे सामने रखने के बाद मेरी सम्मति चाही, पर मेरी सम्मति का प्रश्न नहीं था। मेरी तो उसमें हर तरह की सम्मति थी। मैंने उसे आश्वासन दिया, कल ललिता से जिक्र करूँगा। वह बोला, देखिए, मैं नहीं जानता क्या बात है, पर मुझे ललिता अवश्य मिलनी चाहिए। मेरी उससे बातें हुई हैं, खूब हुई हैं। वह मेरे गोरेपन से घबराती है, पर मैं उससे कह चुका हूँ, आपसे कहता हूँ कि इसमें मेरा दोष तो है ही नहीं। फिर भी मैं हिंदी सीखता जा रहा हूँ। वह कहती है, मुझ में और उसमें बहुत अंतर है। मैं मानता हूँ है, ना होता तो बात ही क्या थी, पर हम एक हुए हैं तो मैं कहता हूँ सब अंतर हवा हो जाएगा। वो जो चाहेगी वो ही करूँगा। मैंने उसे विश्वास दिलाया, मैं अपने भरसक प्रयत्न करूँगा।
उसने कहा, ललिता के भारतीय वातावरण में पले होने के कारण वह बिल्कुल स्वाभाविक है कि वह इस संबंध में अपने अभिभावक से आज्ञा प्राप्त करे, इसलिए उसने मुझसे कहना ठीक समझा। मैंने उसे फिर विश्वास दिलाया और वह मेरी चेष्टा में सफलता की कामना मनाता हुआ चला गया। अगले रोज ललिता से जिक्र छेड़ा। मैंने कहा, ललिता, कल रात में डिक आया था। ललिता चुप थी। तुम जानती हो वह क्या चाहता है? तुम यह भी जानती होगी कि मैं क्या चाहता हूं। वह चुप थी। वह चुप ही रही। मैंने सब ऊंच नीच उसे बताया, अपनी स्पष्ट इच्छा, यदि आज्ञा हो सके तो आज्ञा जतला दी। ऐसे संबंध का औचित्य प्रतिपादन किया। संक्षेप में सब कुछ कहा। मेरी बात खत्म ना हो गई तब तक वह गंभीर मुंह लटकाए, एक ध्यान, एक मुद्रा से निश्चय खड़ी रही। मेरी बात खत्म हुई कि उसने पूछा, पापा को आने से आपने मना किया था? कहाँ की बात कहाँ? मैं समझ नहीं पाया। कौन बाबा? वही बुढ़ा सिख मिस्त्री। हाँ, मैंने समझाया था उसे फिजूल आने की जरूरत नहीं। तो डिक से कहिए, मैं अपने को इतना सौभाग्यवती नहीं बना सकती। मुझ नाचीज की फिक्र छोड़े, क्योंकि भाग्य में मुझे नाचीज ही बने रहकर रहना लिखा है। मुझे बड़ा धक्का लगा। मुंह से निकला, ललिता। उनसे कह दीजिएगा बस। यह कहकर वे चली गई। मैं कुछ ना समझ सका। अगले रोज कचहरी से लौटा तो घर पर ललिता ना थी। कॉलेज में दिखवाया, उसके महिला मित्रों के यहाँ पूछवाया, फिर उस बुड्ढे मिस्त्री के यहाँ भी ढूंढवाया। वह बुड्ढा भी गायब था। पूरा यकीन है पुलिस ने खोज में कमी ना की, और पूरा अचरज है कि वह खोज कामयाब नहीं हुई। मैं समझता हूँ वह सिख सीधा आदमी ना था, छठा बदमाश है और उस्ताद है। डिक को जब इस दुर्घटना की सूचना और ललिता का संदेश मैंने दिया तो वह बेचैन हो उठा। उसने खुद दौड़ धूप में कसर न छोड़ी, पर कुछ नतीजा न निकला। डिक खुद अटक हो आया, पर वहां से भी कुछ खबर ना पा सका। हम सब लोगों ने स्त्रियों के भगाए जाने और बेच दिए जाने की खबरों को याद किया, और यद्यपि इस घटना का उन विवरणों से हम पूरा मेल न मिला सके, फिर भी समझ लिया कि यह भी एक वैसी ही घटना हो गई है। यह बुढ़ा सिख जरूर कोई इसी पेशे का आदमी है। ना जाने कैसे ललिता को बहका ले गया। इसके कई महीने भर बाद की बात है। एक दिन मेरे अदालत के ही कमरे में डिक ने आकर मुझे एक तार दिखाया। कैम्पबेलपुर के कलेक्टर का तार था। उक्त विवरण की लड़की के साथ एक बुढ़ा सिख गिरफ्तार किया गया है। वह गिरफ्तार करके होशंगाबाद ही लाया जा रहा है। लड़की ने मुझसे यानी कलेक्टर से बोलने से इनकार कर दिया है। इससे मैं उसे समझाकर होशंगाबाद ना भिजवा सका। हमें बड़ी खुशी हुई। डिक फौरन ही कैम्पबेलपुर जाने को उतावला हो उठा, पर मैंने रोक दिया। पहले तो उसे आ जाने दो, देखें कौन है कौन नहीं। इसके तीसरे रोज मुझे ललिता की एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी बहुत संक्षिप्त थी। मैंने अब तक ललिता की कोई चिट्ठी नहीं पाई, कोई मौका ही नहीं आया। लिखा था, चाचा जी, पिताजी के बाद बहुत थोड़े दिन तक आपको कष्ट दिया, इसलिए पिताजी के नाते भी और अपने निज के नाते भी मेरा आप पर बहुत हक है। उसके बदले में आपसे एक बात मांगती हूँ, उसके बाद और कुछ ना मांगूंगी। समझिए मेरा हक ही निपट जाएगा। पापा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उन्हें छुड़वाकर घर ही भिजवा दें। खर्च उनके पास ना हो तो वह भी दे दें। आपकी ललिता। चिट्ठी में पता नहीं था और कुछ भी नहीं था, पर ललिता की चिट्ठी मानो ललिता ही बनकर मेरे हाथों में कांपती कांपती अपना अनुनय मनवा लेना चाहती है। अगले रोज जेल सुपरिंटेंडेंट ने मुझे बुलवा भेजा। वही बुढ़ा सिख मेरे सामने हाजिर हुआ। आते ही धरती पर माथा टेक कर गिड़गिड़ाने लगा, राजा जी, राजा जी। क्यों बुड्ढे, मैंने तुझ पर दया की और तूने शैतानी।
राजा जी और हुजूर, यही दो शब्द अदल बदल कर उसके मुंह से निकलते रहे। अच्छा, अब क्या चाहता है? हुजूर, जो मर्जी। मर्जी क्या? तुझे जेल होगी। काम ही ऐसा किया है तूने। हुजूर, नहीं नहीं राजा जी। क्यों रे? मेरी लड़की को ले भगाने वाला तू कौन था? बदमाश पाजी। नहीं नहीं। उसके बिना कहे मैं समझता जा रहा था कि वे किन्हीं विकट लाचारियों का शिकार बनाया गया है, लेकिन उस घटना पर जो क्षोभ मुझे भुगतना पड़ा था वह उतारना तो चाहिए किसी पर, इसलिए उसे मैंने काफी कह सुन लिया। फिर उसे रिहा कर देने का बंदोबस्त कर दिया। छूटकर वह मेरे ही घर आया। मालिक, राजा जी। उसकी गड़बड़ गिड़गिड़ाहट से मैंने परिणाम निकाला। वह खाली हाथ है, किराए का पैसा चाहता है, परंतु वह घर चला जाएगा, नहीं तो उससे नौकरी या मजदूरी करवा ली जाए। मैंने उसे घर पर ही रहकर काम करने का हुक्म दिया। डिक को मैंने सूचना दी। वही बुढ़ा सिख आ गया। डिक ने कहा, उसे छुड़ा लो, उसे साथ लेकर उसके गांव चलेंगे। हाँ हाँ जरूर, अभी। हम बुड्ढे को साथ लेकर चल दिए। हमने देखा बुढ़ा बिल्कुल मनूस नहीं है। बड़प्पन के आगे तो वह निरी दीन हो जाता है, पर अगर उससे सहानुभूतिपूर्वक बोला जाए तो वे बड़ा खुशमिजाज बन जाता है। उसने सफ़र में तरह तरह से हमारी सेवा की, तरह तरह के किस्से सुनाए, लेकिन उस खास विषय पर किसी ने जिक्र नहीं उठाया, मानो वे विषय सबके हृदय के इतना समीप है कि जरा उंगली लगी तो वह कसक उठेगा। सिंध गहराता हुआ बह रहा है और हम सलेट के पत्थरों के बीच एक पगडंडी से चुपचाप जा रहे हैं पैदल। एक छोटे से गांव के किनारे हम आ गए। 25-30 घर होंगे। नीची छतें हैं, उनसे भी नीचे द्वार। शाम हो गई है। हरित भीमकाय उत्तुंग पर्वतमालाओं की गोद में इस प्रशांत सिंध संध्या में यह खेड़ा इस अजय प्रवाह से बहते हुए सिंध के किनारे, विश्व के इस एकांत शांत अज्ञात और गुपचुप छिपे कोने में, मानो दुनिया की व्यवस्था और कोलाहल के प्रतिवाद स्वरूप विश्राम कर रहा है। प्रकृति स्थिर, निमग्न, निश्चेष्ट, मानो किसी सजीव राग में तन्मय हो रही है। यह खेड़ा भी मानो उसी राग से मौन समारोह में योग दे रहा है। इन मुट्ठी भर मकानों से अलग टेकड़ी सी ऊंची जगह पर एक नया सा झोपड़ा आया और बुड्ढे ने हमें खबरदार कर दिया। बुड्ढे ने उंगली होठों पर रख संकेत किया, हमको यहीं चुप ठहर जाना चाहिए। हम तीनों खड़े हो गए, मानो सांस भी रोक लेना चाहते हैं। ऐसे निस्तब्ध भाव से नई आवाज आई, नहीं नहीं अभी नहीं, सबक खत्म कर दो तब चलेंगे। ओह, ललिता की आवाज थी। डिक का तो कलेजा ही उछलकर मुंह तक आ गया, पर हम सब ज्यों के त्यों खड़े रहे। एक भारी अनपढ़ दबी, मानो आज्ञा के बोझ से दबी आवाज में सुनाई पड़ा, दिस इज अ चेयर। हाँ हाँ चेयर, ठीक चेयर, गो ऑन। 2-3 ऐसे लड़खड़ाते वाक्य और पढ़े गए और उसी प्रकार उन पर दाद दी गई। फिर उसी बारीक उकसाती हुई और चाह भरी आवाज में सुन पड़ा, अच्छा जाने दो, छोड़ो, चलो चलो दरिया चले, लेट्स गो। हम ओट में छिप रहे। दोनों निकले, ललिता और वह कौन है? शक्ल ठीक नहीं देख पड़ी, पर देखा खूब डील डॉल का जवान है। पुट्ठे भरे हैं, चाल में धमक है, पर सब में सादगी है। ललिता उसके बाएं हाथ की उंगलियां थामे हुई थी, उन्हीं उंगलियों से खेलती चली जा रही थी। मैंने बुड्ढे से पूछा, वह कौन है? मेरा लड़का पुरुष सिंह। शायद पुरुष सिंह वे ठीक ना बोल सका हो। तब उसने बुड्ढे से कहा, आओ चले देखें। हम चुपचाप उसके साथ चले। सिंध सामने ही तो है। एक बड़ी सी चट्टान के पास ऐसे खड़े हो गए कि उन दोनों की निगाहों से बचे रहें। यूपोरस, वह क्या बह रहा है? लाओगे? ला सकते हो? कैन यू? वह क्या बात, लो।
ऊंची सी धोती पर एक लंबा सा कुर्ता तो पहने ही था, उतारा और उस सिंध के हिंस प्रवाह में कूद पड़ा। लकड़ी का टुकड़ा था, किनारे से 15 गज दूर होगा। हमारे देखते देखते ले आया। हंसता दौड़ता आया ललिता के पास, बोला, ले आया बस, पर दूंगा नहीं। इतना कहकर फिर उसने वे लकड़ी भरपूर रूप से धार में फेंक दी। ललिता ने कहा, यू नॉटी। मैं अपने को संभाल न सका, चट्टान के पीछे से ही बोल पड़ा, यू नॉटीएस्ट। हेलो अंकल, एंड ओ हेलो यू डिक, हाउ डिड you do, dear Dick? And oh my dear father, what luck? कहकर उसने बुड्ढे का हाथ चूमकर पहले अभिवादन किया। See you my Porus, Dick, King Porus of history. Mind you, is he not as fair as you? डिक को वाग विमुड़ छोड़ पारस की ओर मुड़कर इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, माई अंकल एंड दैट माई डियर फ्रेंड डिक। घुटने से ऊपर लाई हुई गीली धोती और नंगा बदन पोरस डिक अंग्रेज और मुझ जज के सामने इस परिचय पर हंस दिया, मानो उसे हमारा परिचय खुशी से स्वीकार है। रेख अभी नहीं छूटी है, बदन और चेहरा भरा पूरा है, आंखें भोलेपन और खुशी से हंस रही हैं। मुझे ये मानव मूर्ति स्वास्थ्य और सुख और प्रसन्नता से खिली हुई, मानो गढ़ी हुई ये प्रकृति मूर्ति आरुचिकर ना जान पड़ी। पोरस, चाचा को सर नवाओ। उसने दोनों हाथ जोड़कर समस्त सिर झुका दिया। तब डिक का हाथ बढ़ा, पोरस का हाथ बढ़ा। पोरस का हाथ उसने शेक हैंड करते हुए कहा, पोरस, तुम राजा है, हम हारता है और हम खुश है। पोरस का हाथ वैसे ही थामे हुए ललिता की ओर मुड़कर कहा, ललिता डियर, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ट्रीजर, ऑन योर विक्ट्री, ऑन योर किंग। इन ट्रूथ आई डू, हियर इज माई हैंड। और ललिता का हाथ झकझोर दिया। लॉन्ग लिव पोरस, आई से, एंड आई बी सेव्ड। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।